मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू सोबराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज का क्लास है बीए पाठ प्रथम राजनीति विज्ञान, भारतीय राजनीतिक विचारक। टॉपिक है जवाहरलाल नेहरू। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू इस देश के बड़े स्वाधीनता सेनानी रहे हैं और संविधान के निर्माण से लेकर आधुनिक राष्ट्र निर्माण में उनकी एक जबरदस्त भूमिका रही है। वे दार्शनिक भले ही नहीं थे, किंतु उनका अपना एक जीवन दर्शन अवश्य था। उन्होंने विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, समसामयिक प्रसंगों में अपनी विभिन्न रचनाओं, भाषणों में अपने जीवन दर्शन से संबंधित झलकियां प्रस्तुत की। वस्तुतः वे उन्हीं दर्शन संबंधी मान्यताओं को प्रकट करते थे जो उनकी व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती हैं। नेहरू की जीवन दृष्टि और उनसे जुड़ी हुई दार्शनिक मान्यताओं की प्रमुख विशेषताओं के तौर पर अगर हम बात करें तो उनकी पहली विशेषता जो थी वो ये थी कि नेहरू की जीवन दृष्टि और चिंतन मूलतः बुद्धिवादी और यथार्थवादी रहा है। इसलिए वे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। कार्य कारण के भौतिकवादी सिद्धांत द्वारा प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व और घटना की व्याख्या करने में नेहरू का विश्वास रहा है और इसी आधार पर उन्होंने अपने समस्त विचारों का प्रतिपादन किया है। दूसरी जो विशेषता नेहरू के चिंतन में देखने को मिलती है वो यह है कि नेहरू की जीवन दृष्टि एक विशिष्ट प्रकार के रहस्यवाद और अज्ञेयवाद पर आधारित है, जो अपने चिंतन को एक सीमा तक आध्यात्मिक दृष्टि भी प्रदान करती है। इस प्रसंग में उनका ये महत्वपूर्ण चिंतन रहा है कि जब मैं सृष्टि को देखता हूं, नेहरू खुद कह रहे हैं इस बात को कि जब मैं सृष्टि को देखता हूं तो अक्सर मुझे अज्ञात गहन रहस्यों का अंदाजा होता है। तो ये एक दार्शनिक की विशेषता भी होती है कि वो अज्ञात बातों की तरफ भी जो है कल्पना करने लगता है, लेकिन रहस्यवादी होते हुए भी उन्होंने प्रकट वही किया। कार्य करने का जो तौर तरीका था वो वैज्ञानिकी भौतिकवादी रहा। तो ये रहस्यवाद और विज्ञानवाद में एक तारतम्य तालमेल भी नेहरू के व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। नेहरू के चिंतन की विशेषताओं की, व्यक्तित्व की और चिंतन की, दार्शनिक मान्यताओं की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो नेहरू का जीवन दर्शन उस सीमा तक ही हमको भौतिकवादी देखने को मिलता है जिस सीमा तक इंद्रियों की मदद से बुद्धि वस्तुओं और घटनाओं में कार्य कारण सिद्धांतों के आधार पर व्याख्या की जा सके और सत्य की खोज की जा सके। बहुत गूढ़ स्थिति तक न तो रहस्यवादी थे और न गूढ़ यथार्थवादी तक वो वैज्ञानिकवादी थे, बल्कि वो एक तरह से समन्वयवादी थे और इसी आधार पर उन्होंने गूढ़ता, रहस्यवाद और विज्ञानवाद के बीच में समन्वय करके एक बीच का यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश अपने चिंतन में की है। नेहरू का जीवन दर्शन पूर्णतः मानवतावादी रहा है। ये उनके व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है कि उनकी मानवतावादी धारणा के विकास की हम अगर अभिव्यक्ति देखें तो चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति रही हो या चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति रही हो, नेहरू की समस्त नीतियां, समस्त विचार दर्शन जो है मानवतावाद के इर्द गिर्द ही हमें दिखाई देता है। विदेश नीति के क्षेत्र में जो पंचशील की धारणा है, उस पंचशील की धारणा में भी जो है हमको उनका मानवतावादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलता है। तो इस रूप में नेहरू का व्यक्तित्व जो है वो बहुत हद तक जो है, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति की बात रही हो, राष्ट्रवाद उनका रहा हो या चाहे अंतर्राष्ट्रीयवाद रहा हो, उसमें जो है उनका दृष्टिकोण पूर्णतः जो है राष्ट्रवाद, मानवतावाद ही रहा है। नेहरू के इस व्यक्तित्व के आधार पर जब हम उनके संपूर्ण विचारों का अध्ययन करते हैं तो उन्होंने अनेक क्षेत्रों
के संबंध में अपनी बातें रखी हैं, अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिनका आज हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो इस दृष्टि से हम देखें तो नेहरू लोकतंत्र के बहुत बड़े समर्थक पुरोधा रहे हैं और भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रथम वाहक भी नेहरू ही रहे हैं। तो इस दृष्टि से हमें ये देखना होगा कि नेहरू का लोकतंत्र के संबंध में क्या दृष्टिकोण रहा है। नेहरू तुलनात्मक शासन रूप से जो है लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानते रहे हैं। उनका ये दृष्टिकोण भी रहा है कि लोकतंत्र में अनेक कमियां हो सकती हैं, फिर भी इसमें अनेक ऐसे विशिष्ट गुण भी हैं जिनके माध्यम से ये कहा जा सकता है कि मौजूदा दुनिया की जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनमें तुलनात्मक रूप से लोकतंत्र का कोई विकल्प नहीं हो सकता। लोकतंत्र ही एक ऐसी व्यवस्था है जो राजसत्ता पर जनता की, लोक सत्ता की श्रेष्ठता को स्थापित करती है, जनता का नियंत्रण स्थापित करती है। तो इस आधार पर जो है नेहरू का लोकतंत्र में गहन अगाध विश्वास था। लोकतंत्र, उनके अनुसार लोकतंत्र की मदद से ही हम न्यायपूर्ण और आदर्शपूर्ण राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना कर सकते हैं और संपूर्ण मानवता के हित में एक आदर्श अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना भी लोकतंत्र के माध्यम से ही की जा सकती है। तो ये एक नेहरू का नजरिया लोकतंत्र के प्रति रहा है। लोकतंत्र के प्रति उनकी जो दूसरी जो धारणा रही है वो यही, लोकतंत्र एक गत्यात्मक और व्यापक अवधारणा है। इसका मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र को एक स्थायी अवधारणा के रूप में नहीं देखते हैं वो, बल्कि ये एक ऐसी निरंतर गतिशील अवधारणा के रूप में नेहरू इसको स्वीकार कर रहे हैं जो लगातार सामाजिक, आर्थिक और विभिन्न परिस्थितियों के आधार संदर्भ में इसका विकास हुआ है, इसमें इसकी वृद्धि हुई है और ये निरंतर इसका विकास होता जा रहा है। ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक बार आपने स्थापित कर दी वो वैसी ही रहेगी। उसमें समय परिस्थितियां, काल परिस्थिति के हिसाब से बदलाव हुआ है, विकास हुआ है। इसलिए समय के साथ साथ लोकतंत्र का अर्थ का भी विस्तार होता रहा है। ये एक नेहरू का एक विशिष्ट नजरिया है कि वो लोकतंत्र को जड़ व्यवस्था नहीं मानते हैं बल्कि चलायमान व्यवस्था मानते हैं। लोकतंत्र के प्रति नेहरू का जो नजरिया रहा है वो ये भी रहा है कि नेहरू जो है संसदीय लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। कि लोकतंत्र दो तरीके के दुनिया में देखने को मिलते हैं, एक संसदीय लोकतंत्र और एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र जो है वो अमेरिका की व्यवस्था है और भारत ने ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। संसदीय लोकतंत्र का मतलब यहाँ ये है कि हमारे यहाँ सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, बल्कि जनता अपने संसदीय क्षेत्रों में प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वो प्रतिनिधि फिर संसद में बहुमत के आधार पर सरकार का चुनाव करते हैं। तो इस प्रकार की संसदीय व्यवस्था, लोकतंत्रात्मक प्रणाली को नेहरू ने ज्यादा सही माना है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो लोकतंत्र की है वो संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली की तुलना में ज्यादा एकात्मक हो जाती है, ज्यादा वो उसमें लोकतंत्र के भावना उतनी गहन नहीं हो पाती जितनी संसदीय लोकतंत्र में हो पाती है, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति होता है पूरी शासन व्यवस्था उसी के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि संसदीय लोकतंत्र में शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री, उसकी मंत्री परिषद के मंत्री और स्वयं संसद के प्रतिनिधि जो है वो बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। तो इस प्रकार एक व्यक्ति या एक केंद्र के अंदर शासन सत्ता नहीं घूमती है, बल्कि वो बहुआयामी होती है, उसका विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है और सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र की विशिष्ट पहचान भी है। तो इस रूप में नेहरू संसदीय लोकतंत्र का समर्थन कर रहे हैं। नेहरू के विचारों को जब हम देखें तो नेहरू एक लोकतांत्रिक समाजवाद की भी बात करते हैं। दूसरा जो नेहरू का विचार है वो है लोकतांत्रिक समाजवाद, और लोकतांत्रिक समाजवाद से नेहरू का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, तो इसके लिए हमको नेहरू ने जो लोकतांत्रिक समाजवाद के संबंध में जो अपने विचार प्रकट किए हैं उनको भी जानना जरूरी लगता है। नेहरू ने अपनी लोकतांत्रिक समाजवाद के चिंतन के संबंध में जो
विशेषताओं का उल्लेख किया है, जो उन्होंने विचारों में प्रकट किए हैं, उनमें पहली विशेषता है कि समाजवाद की गतिशीलता और मानवतावादी अवधारणा का वो समर्थन करते हैं। नेहरू उस रूप में समाजवादी है जिस रूप में समाजवाद एक गतिशील धारणा है और मानवतावाद का समर्थन करती है। तो नेहरू जो है लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र की वकालत इसलिए भी करता है। और इसीलिए हम आप ये देखेंगे कि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना लिखते समय भी ये समाजवादी विचार रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर एक व्यापक बहस हुई थी। नेहरू चाहते थे कि समाजवादी व्यवस्था को संविधान के अंदर जगह दी जाए, लेकिन उस समय आम सहमति नहीं बनी। लेकिन बाद में 42वें संशोधन के बाद में वो व्यवस्था का प्रावधान किया गया और एक समाजवाद शब्द उसमें डाला गया। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की तरफ प्रयास करेंगे। तो ये जो एक नेहरू का जो चिंतन है वो समाजवादी लोकतंत्र की तरफ हमको लेके जाता है। और ये समाजवाद जो है नेहरू का, वो न्याय की अवधारणा पर आधारित है कि एक ऐसी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था हो जिसमें मनुष्यों की गरिमा का सम्मान किया जाए, मनुष्य व्यवस्थाओं से मुक्त हो और सहजता के साथ में जो है सहज वातावरण में वो अपना विकास और उन्नयन कर सके। इस लोकतंत्र में, नेहरू के समाजवादी लोकतंत्र के अंदर समाजवाद और समानता का विचार प्रकट इसमें किया गया है। इसमें स्वतंत्रता की वकालत की गई है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्र वातावरण मुहैया कराया जाना जरूरी है। स्वतंत्र वातावरण के अंदर ही वो अपने व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का विकास कर सकता है। तो ये नेहरू का समाजवादी लोकतंत्र है। उसमें स्वतंत्रता, समानता एक दो महत्वपूर्ण मूल्य है, जीवन मूल्य है, जिनकी व्यवस्था जरूरी है। अगर इनके समानता और स्वतंत्रता के अभाव में कोई भी व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का उन्नयन नहीं कर सकता। इस लोकतांत्रिक समाजवाद की जो तत्व है उसके संबंध में नेहरू का ये मानना है कि समाजवाद की अवधारणा में लोकतंत्र का जो विचार है वो एक केंद्रीय स्तर, उसका केंद्रीय महत्व है। क्योंकि कोई भी समाजवादी व्यवस्था बिना लोकतंत्र के अंदर स्वस्थ व्यवस्था नहीं कही जा सकती। तो समाजवाद के मूल में ही लोकतंत्र अंतर्निहित है। क्योंकि समाजवाद व्यक्ति की समानता में विश्वास करता है, तो व्यक्ति की समानता के लिए कोई अगर शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ हो सकती है तो वो लोकतंत्र ही हो सकती है। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है व्यक्ति की इच्छा से, व्यक्ति के स्वयं के अनुसमर्थन से उस व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। तो वहां सभी व्यक्तियों का महत्व बरकरार रहेगा। ऐसी मान्यता नेहरू की रही है कि लोकतंत्र जो है समाजवाद के भीतर जो महत्वपूर्ण कोई केंद्रीय विषय है, वस्तु है, तो वो लोकतंत्र ही हो सकता है। तो इस आधार पर हमें देखें तो नेहरू का समाजवादी लोकतंत्र जो है उसके कई लक्ष्य हैं। उन लक्ष्यों की अगर हम बात करें तो जिनको सरकार के माध्यम से प्राप्त किया जाना है, शासन व्यवस्थाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाना है, तो हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार को प्रभावशाली प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। राजनीतिक सत्ता की वैधानिक राजनीतिक सत्ता के वैधानिक और शांतिपूर्ण जो तौर तरीके हैं उनका इस्तेमाल करके समाजवाद के पक्ष में परिवर्तन करने की कोशिश, सने सने समाज को समाजवाद की तरफ ले जाने की प्रयास किए जाने चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण इसके लिए बहुत जरूरी है और व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक वर्गों की स्वतंत्रताओं का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद के अंदर ये इन अंतर्निहित तत्वों के आधार पर शासन व्यवस्था को ध्यान में रख के उसका संचालन करने की वकालत जो है नेहरू करते हैं। तो कुल मिलाकर जो है नेहरू का समाजवादी जो लोकतंत्र है वो उस रूप वाला लोकतंत्र नहीं है जिस रूप में पूर्व सोवियत संघ की व्यवस्था काम कर रही थी या वर्तमान युग में चीन की समाजवादी व्यवस्था काम कर रही है। वैसा लोग समाजवादी व्यवस्था में नेहरू विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि वो लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं कि शासन का स्वरूप जो है लोकतांत्रिक हो और उसका आदर्श जो हो वो समाजवादी मूल्यों पर आधारित हो, जहां सभी को स्वतंत्रता, समानता का वातावरण मिले और उस स्वतंत्रता और समानता के वातावरण के आधार पर वो
व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के अवसर मिल सके। इन पक्षों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए हम अगली कक्षा का इंतजार करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।